गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों। देखिए, हमने कल का वीडियो मैंने बनाया था, जो मैंने आपको कल लेक्चर दिया था, उसमें मैंने कूलाम के नियम के बारे में बताया था। मैंने कूलाम के नियम के बारे में बताया था कि यदि मान लीजिए दो आवेश हैं और वो दोनों आवेश स्थिर हैं, तो उनके बीच कितना बल लगता है मैंने बताया था। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने ये आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये कब है, जब ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में, हर एयर और एटम। लेकिन अगर हम दोनों आवेशों को अगर हम इस निर्वात अथवा वायु के स्थान के अलावा अगर हम किसी अन्य माध्यम में, जैसे लकड़ी है, मोम है, अभ्रक है इत्यादि, अगर हम इसमें रख दें, तो ऐसे माध्यमों को हम परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो अगर हम निर्वात अथवा वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम रखें, तब मान लो उसको हम F डैश कह देंगे, तब जो वैल्यू आती वो आती 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये मैं आपको बताया था। ये जो K आ जाता है, यहाँ K नहीं है, यहाँ स्मॉल K आया था, जिसकी वैल्यू ये पूरी थी, और इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यहाँ पे ये K आ गया। अगर इसे हम ऐसा भी यहाँ लिख सकते हैं, यही 4πε0 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, F डैश बराबर 9 × 10⁹ अपान K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि अगर हम आवेशों को अगर हम किसी अन्य माध्यम में परावैद्युत माध्यम रखते हैं, तो परावैद्युत माध्यम में जो वैद्युत बल का मान होता है, निर्वात अथवा वायु में रखने के रखते हैं और परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, तो वैद्युत बल का मान पहले से घट जाता है। जैसे इस K का मान, इसे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। K को क्या हम बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। द वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अब बताइए, अगर यहाँ पे हम K बराबर 1 निर्वात अथवा वायु के लिए होता है, तो यही वैल्यू आएगी जो यहाँ लिखी गई है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम K की जगह 1 रख दें, लेकिन चूंकि K का मान 1 से अधिक होता है, अगर अन्य माध्यम में रख दें, अगर हम निर्वात अथवा वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में रख देंगे, तब यहाँ कैपिटल K आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी, तो यहाँ का जो मान आएगा वो F का मान पहले की तुलना में कम हो जाएगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम दोनों आवेशों को निर्वात अथवा वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, तो वैद्युत बल का मान क्या होता है? घट जाता है। ये कल बातें मैंने आपको बताई थी। हम आज आपको ये बताने चल रहे हैं, क्योंकि आपने वैद्युत बल पढ़ लिया। वैद्युत बल क्या है? जो ये कूलाम का नियम है, यही क्या है? वैद्युत बल है। इसके पहले आपने गुरुत्वाकर्षण बल को फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो हम आपको वही बताने चल रहे हैं आज कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। किसमें तुलना हम करने जा रहे हैं? वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करने जा रहे हैं। हम क्या है, लाइन खींच ले, एक तरफ वैद्युत बल हम कह देते हैं, दूसरी तरफ क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, वैद्युत बल में क्या होता है, अभी मैंने बताया था, कूलाम का नियम क्या था? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही फार्मूला आया था जो अभी मैंने देखा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो वहां पे आपने देखा कि आप लिखते हैं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। यही अंतर हुआ कि वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स बोथ, बट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्शन फोर्स। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। ये अंतर एक हो गया। आपसे कोई पूछे तो वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है और गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है। यहाँ आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान क्या होता है, केवल एक प्रकार का होता है। और जो दूसरा अंतर है, आपने यहाँ पे पढ़ा है 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ आपने पढ़ा है बराबर G M1 M2 बाई R स्क्वायर। वहां पे द्रव्यमान होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, यहाँ आवेश होता है। तो यहाँ पे इस G का मान, यहाँ तो इस K का मान बदल जाता है अलग अलग माध्यम पे, लेकिन इस G का मान नहीं बदलता है। किसी भी माध्यम को बदल दे, किसी भी माध्यम पे ले जाए, कहीं पर भी इस G का मान नहीं बदलता। जब इस G का मान नहीं बदलेगा तो M1 M2 और R क्या है, फिक्स है। अर्थात यदि हम माध्यम को बदल दें तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो वैद्युत बल का मान होता है बदल जाता है। अभी मैंने बताया कि वैद्युत बल का मान घट जाता है अगर हम किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें, लेकिन अगर हम माध्यम को बदल दें तो ये गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे आप Fg से दिखा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये Fe से इलेक्ट्रिक फोर्स। अर्थात इफ द मीडियम इज चेंज देयर इज नो इफेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इफ द मीडियम इज चेंज द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी चेंज एंड डिक्रीज। अर्थात यदि हम माध्यम को बदल दें तो वैद्युत बल का मान बदल जाता है और घट जाता है उसकी वैल्यू, बल का मान, जबकि माध्यम बदल जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जो वैद्युत बल का मान होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। अर्थात जो वैद्युत बल का मान होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बहुत अधिक होता है। हम आपको प्रूफ कराने चल रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, कितना अधिक होता है। अभी हम प्रोटॉनों के बीच बताएं आपको तुलना करके, तो हमने बताने कि ये होता है लगभग 10⁻36 टाइम ऑफ ये, और जो इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है 10⁻43 टाइम्स ऑफ Fg। अर्थात अगर 100 हो, 1000 हो, 3 जीरो आता है एक के साथ, और ये कितना आ रहा है 36 जीरो, और ये प्रोटॉनों बीच है, इलेक्ट्रॉनों के बाद 43 जीरो 1 के बाद। इसका मतलब आपको मिला कि 10⁻36 गुना जो प्रोटॉनों के बीच होता है वैद्युत बल का मान, ये प्रोटॉनों के बीच है। ये वाला क्या है, प्रोटॉनों के बीच है, और ये किसके बीच है, इलेक्ट्रॉनों के बीच है। कहने का मतलब ये है कि जो वैद्युत बल का मान होता है दो प्रोटॉनों के बीच जो होता है 10⁻36 टाइम अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 43 टाइम्स 10⁻43 गुना अधिक होता है। लेकिन एक आपको बताने चल रहा हूँ कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कैसे हम निकालेंगे 10⁻36। तो यहाँ बेटा ये हो गया अंतर। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर हम माध्यम को बदल दें तो गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम माध्यम को चेंज कर दें तो वैद्युत बल के
वैद्युत बल पर प्रभाव पड़ता है और वैद्युत बल का मान घट जाता है। और मैं तीसरा अंतर आपको मैंने बताया कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिसलिए हम आपको प्रोटॉनों के बारे में बताने चल रहे हैं। अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, हम तुलना कंपेरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन टू प्रोटॉन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल। अच्छा, सभी आप लोग जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी था कि Fe बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻⁴। Fe मीन्स वैद्युत बल, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। यहाँ पे QP और QP भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ प्रोटॉन पे आवेश बेटा आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो जान लो, 1.6 × 10⁻⁹ होता है। यहाँ पर भी 1.6 × 10⁻⁹ होगा और यहाँ पे हो जाएगा r²। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1.6 में 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे 2.6 आएगा, 9 × 2.56 × 10 पे 19 ये आपको मिलेगा -38 और ये +9 है मिलेगा -29/r²। और आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 9 × 54 = 4, 9 × 45 = 50, 0 9 × 18 = 5 23 23.04 × 10⁻⁻29/r²। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब निकालेंगे दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अगर दो प्रोटॉनों के बीच हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालें Fg, तो आप लोग सूत्र जानते हो क्या होता है, Gm1m2/r²। और यहाँ पे भी m1m2 मतलब mp लिख सकते हैं, m2 की जगह भी mp यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आप जानते हैं तो G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 × 10⁻27। ये भी होता है 1.7 × 10⁻27, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है। अपान क्या हो जाएगा, r²। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 16.67 हो जाएगा और 1.7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.89 आएगा। और पावर को अरेंज करिए 27 -54 इधर है -11, ये हो जाएगा 10 पर -65/r²। ये समीकरण हो गया 2। अगर हम यहाँ पे Fe में Fg का भाग करें समीकरण 2 में, 1 में 2 का डिवाइड करें, क्योंकि Fe का मान अधिक होता है, तो कितना मिलेगा देखिए 23.04 × 10⁻29/r² भाग करेंगे तो r² ऊपर चला जाएगा, इसका भाग करेंगे आएगा 6.67 × 2.89 × 10⁻65। ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो Fe/Fg की जो वैल्यू आएगी 23.04 × 10⁻29, ये पावर ऊपर चला जाएगा 65 अपान आएगा 6.67 × 2.89। हम इसको अगर एक अलग कर लें तो लगभग ये 6.5 से ज्यादा है, लगभग 3 के पास 6 × 3 = 18, 20 21 के समथिंग आएगा। अर्थात अगर हम इसको डिवाइड करें तो लगभग 1 के बराबर आएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 1 इंटू पावर आएगा, घटा दीजिए +65, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 आएगा। 1 × 10⁻36 यही आएगा।
10⁻36 या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि Fe बराबर 10⁻36 इंटू Fg। तो आप लोगों ने बेटा देख लिया कि वैद्युत बल का मान कितना अधिक होता है। वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻36 गुना अधिक होता है। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के बीच भी निकाल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना अधिक होता है। अभी मैंने बताया कि वह भी आता है 10⁻43 गुना अधिक होता है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं दो प्रोटॉनों के बीच, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, तो ये यही आएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश इतना ही होता है। लेकिन जब दो प्रोटॉनों के बीच, यहाँ इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालोगे तो यहाँ पे M1 M2 बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद भाग करोगे तो यही आएगा लगभग 10⁻43 टाइम्स। तो हम समझते इसको आप कर लोगे 1 मिनट में। ये भी कुछ है नहीं, फार्मूला याद है, वैल्यू आपको याद है तो आप निकाल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में कितना अंतर होता है और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम अब आपको दूसरी टॉपिक से बताने चल रहे हैं कि हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसे निकालेंगे। तो जो अगली टॉपिक हम आपको बताने चल रहे हैं इसमें कि हम थोड़ा थोड़ा बेटा इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी है इकट्ठा बता देने से एक दिन से आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा। ये थोड़ा थोड़ा बताने से क्या होगा, आप समझते रहेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कैसे इसको निकालेंगे, देखिए हम मान लेते हैं एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये ओ बिंदु है। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं Q1 है, ये यहाँ पे Q2, ये Q1 है, ये O के सापेक्ष जो Q1 का यहाँ मिलाएंगे, Q1 का पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश R1 है और O के सापेक्ष जो Q2 है इसका जो स्थिर सदिश है R2 है। यहाँ से हम इसको ये मिला दे रहे हैं Q1 Q2 को। अब बताइए यहाँ पे जो बल लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस आवेश है तो निश्चित रूप से ये दोनों बाहर क्यों होंगे, तो जो इस पर बल लगेगा, ये जो लगेगा Q2 के कारण जो इस पे बल लगेगा Q1 पे F12 होगा, ये भी वेक्टर ऐसे लगेगा। और जो इसके कारण बल लगेगा Q1 पे Q2 पे F21 हो जाएगा। वैसे देखिए जो मैंने आपको बेटा सूत्र बताया था, यही मैंने आपको बताया था, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसे वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये R कैप होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा R1 क्या है, यहाँ पे Q1 के सापेक्ष जो स्थित O के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश इसे बोलते हैं, ये R1 है, और O के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या है, ये R2 है। अब हम यहाँ पे अगर हम सापेक्ष इनका विस्थापन निकालना चाहें तो इसका R12 हो जाएगा, Q1 Q2 के सापेक्ष इसका R21 हो जाएगा। अब हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, हम अब चाहते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना होगा और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल,
बेटा ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बल तो हम जिस पे लग रहा है Q1 पे लग रहा है Q2 का पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे तब 2 वेक्टर ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे हम K ही लिखेंगे कि Q1 Q2 अपान यहाँ पे हम लिखेंगे R12 स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे R12 कैप। जैसे यहाँ पे R कैप था R12 कैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर। और आप जानते हैं कांट वेक्टर षष्ठी में पढ़े हैं कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए कैप है जिसको लिखते हैं वेक्टर ए बटे मॉड ए, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R12 वेक्टर बटे R12 मॉड, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखिए ये है और इस चीज को देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं या F12 बराबर के Q1 Q2 अपान, अगर चाहे इसको एक साथ हम लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप मॉड है, हाँ मॉड इसका लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं R12, कोई फर्क नहीं। और यहाँ पे ये R12। एक चीज और है, हम ऐसे लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपान R12 का S, और इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 समीकरण है, क्योंकि ये R12 को कहेंगे ऐसे R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कि Q1 Q2 का मैंने लगा निकाल दिया। अब हम निकालेंगे कि Q1 के कारण Q2 पर Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। देखिए अब बेटा क्या होगा, सेम ऐसे ही ये Q1 क्या Q2 पे लग रहा है तो Q2 पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा F21। यहां जरा क्या हो जाएगा, देखो ये मिलेगा K Q1 Q2, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे R21 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं, इसी प्रकार। और यहाँ पे आप जरा देखना बेटा, यहाँ पे R1 माइनस R2 है तो यहाँ R12 था तो हमने R1 R2 लिखा, यहाँ R21 है। पहली बात तो हम ऐसे लिख ले, पहले R21, या हम एक काम में कर सकते हैं, चाहे हम चूंकि इसी की तुलना कर दे रहे हैं तो R21 ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी अभी कैप आप बना लीजिए। फिर ये पहली लाइन हमने इसी को देख के लिख दिया, या चाहे तो हम यहाँ पे सेम ऐसे लिख सकते हैं। जरा देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं I2 माइनस R1। जब इसको देखिए तो पहले समीकरण हमारा यहाँ 1 2 है तो R1 माइनस R2, यहाँ 2 1 है R2 माइनस R1। इसे चाहे तो हम देखिए ऐसा देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। इसे चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अगर माइनस पहले ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब, और ये लिख सकते हैं हम R1 माइनस R। समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 1 और 2 से देखो, 1 और 2 सेम हो रहे हैं, सेम जरा देखिए, लेकिन यहां क्या लग गया, अर्थात ये F12 इतना है, ये किसके बराबर है F12। तो यहां हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से ये F21 है और यह चीज F12 है लेकिन माइनस लगा है, तो ये हो गया F12। आपने क्या देखा, यहाँ ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात यहाँ पे आपने देखा कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो तीसरा है उसका एक पालन करता है। तो आज की टॉपिक इतना, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।